अच्छा जी, अभी हम अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल में इनपुट कैसे लेते हैं और उससे रिलेटेड 1-2 कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी मेरे पास जो प्रीवियस फाइल है वही ओपन है, मैं उसमें इसको बाकी जो पहले वाले कंटेंट थे उसको रिमूव कर दिए हैं। इस जगह पे सी पे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी में आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसी फाइल में भी चेंज कर सकते हैं। बेहतर है कि आप अपने रिकॉर्ड के लिए हर दफ़ा एक न्यू फाइल बनाएँ ताकि आपकी प्रीवियस फाइल्स भी सेव रहें और अब अगर आपने बाद में कोड को रिव्यू करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले मैसेज लिखेंगे इस जगह पे कोड एडिटर में प्रिंट एंटर डिस्टेंस और इसका मतलब है ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एंटर डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा। अगर आप सिर्फ इतने प्रोग्राम को सेव कर लें और इसको एग्जीक्यूट करके देख लें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एंटर लिखा हुआ है। आप नोट करें यहाँ पे जैसे मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की है, इस वक़्त मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे आ गया है। इसने में से कुछ मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं इसमें कुछ टाइप कर सकूँ, यानी कि एंटर डिस्टेंस लिख सकूँ। ये प्रोग्राम चल के फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो प्रिंट की स्टेटमेंट सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाती है। ये हमें इस जो यूज़र है, जो प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है, उसको इनेबल नहीं करती कि वो कोई चीज़ एंटर कर सके, यानी कि यूज़र से वो इनपुट नहीं पूछती। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये हमसे इनपुट पूछे, तो फिर हमें इनपुट की कमांड लिखनी पड़ेगी। मैं इधर लिखूँगा इनपुट। अब मैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो आप इसका बिहेवियर देखिएगा। प्रोग्राम जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके बाद आपको कंट्रोल एस करके सेव करना पड़ेगा। शुरू में ये काफ़ी गलती होती है स्टूडेंट्स से कि वो कमांड लिखते हैं, उसको सेव नहीं करते और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो है आउटपुट नहीं आ रही होती। तो इसको ज़रूर मेक श्योर के सेव करें। अब मैं जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखिए एंटर डिस्टेंस। एंटर डिस्टेंस के बाद ना नेक्स्ट लाइन पे वो मेरे से पूछ रहा है कि आप इसको कोई चीज़ एंटर करें। तो अब मैं 40 एंटर करूँगा। ये अब 40 एंटर करने के बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन उसने फर्दर कुछ नहीं काम किया क्योंकि फर्दर मैंने उससे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी हुई। अभी तक मेरा प्रोग्राम सिर्फ मैंने 2 इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि प्रिंट करो और इनपुट लो। इनपुट लेने के बाद मैंने उस इनपुट को किसी जगह पे स्टोर नहीं किया। उस इनपुट को मैंने मेमोरी के अंदर सेव नहीं किया। तो अगर मैं चाहता हूँ इनपुट को मेमोरी के अंदर सेव करना, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम ले लूँ, डिस्टेंस। अब ये जो वेरिएबल का नेम है आप कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल को नेम देने के कुछ नेमिंग रूल्स हैं, वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसेस नहीं देनी। बस आपने ऐसे नहीं करना डिस्टेंस 1 या वेरिएबल के नाम में आपने हैश मार्क या मॉडुलस या आपने वेरिएबल के नेम्स को नंबर से स्टार्ट नहीं करना। तो ये कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉर्मली हम स्लाइड्स के अंदर लिस्ट डाउन भी करेंगे, एक दफ़ा दोबारा से आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब जब भी कोई यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, दैट विल गोज़ इनटू द डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है? ये एक मेमोरी का सेल है जिसको डिस्टेंस के नाम से रेफर किया जाता है। तो जब भी हम कोई यूज़र वैल्यू करेगा तो वो ये इस मेमोरी के सेल में चला जाएगा और इस मेमोरी में जाके वो डिस्टेंस की एरिया में इस जगह पे जाके ये स्टोर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इस तरह ये मेमोरी को हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि तुम ये चीज़ स्टोर कर लो। अच्छा जी, अभी ये फ़ाइल अगेन सेव नहीं आई। अब आप ऊपर देखिए ये सर्कल आ रहा है, इसका मतलब फ़ाइल सेव नहीं है। मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद जो है हम दोबारा फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो अब मैं इसमें 40 एंटर करता हूँ या 30 एंटर करता हूँ, तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? डिस्टेंस है। लेकिन प्रैक्टिकली ये गया है मेमोरी में, लेकिन हमें नज़र नहीं आया और हमें जो है हम इसको विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि वाक़ई मेमोरी के अंदर गया है, तो आप यहाँ पे प्रिंट लिखकर यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपको शो कर देगा। तो अब क्योंकि पहले हमने कहा एंटर डिस्टेंस, उसके बाद हमने कहा इनपुट डिस्टेंस, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने जब प्रिंट डिस्टेंस किया, तो वही वाला डिस्टेंस जो है वो हमें दोबारा स्क्रीन के ऊपर वो शो कर देगा। मैं यहाँ पे 30 और जो है वो करता हूँ, तो अब वो दोबारा इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो आप नोट करें, जो मैं आपको कह रहा हूँ बार-बार कि ये गलती नहीं करनी, वो मैंने खुद कर दी है कि मैंने फ़ाइल मेरी सेव नहीं थी और मैंने उसको कंपाइल करके देखना चाह रहा हूँ कि मेरे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो आपको कंट्रोल एस ज़रूर करना है यहाँ पे फ़ाइल को सेव करने के लिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम चलाते हैं, आप एंटर करते हैं 40। तो आप ये जो दूसरा 40 आपको लिखा हुआ है, वो इस लाइन की वज़ह से आया, इस डिस्टेंस की वज़ह से आया। तो एक बात याद रखनी है आपने, जब आप कोई चीज़ डबल कोट्स में लिखते हैं, तो इसका ये मतलब है ये चीज़ एज़ इट इज़, ऐसे की ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर दिखा दो,
तो वो दिखा देता है। और ये यूजुअली हम स्ट्रिंग्स को या टेक्स्ट को हम ऐसे लिखते हैं। और जब हम किसी चीज को डबल कोट्स के बगैर लिखते हैं तो कंप्यूटर ये समझता है, उसको ये समझ आती है ये एक वेरिएबल है, और जो इस वेरिएबल की जो नाम है के अगेंस्ट जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर की हुई है वो मैंने शो करनी है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कंप्यूटर को समझ आएगी, कि पाइथन को ये समझ आएगी कि ये कोई वेरिएबल है और इसकी वैल्यू मैंने रैम से पिक करके स्टोर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हुए गलती कर देते हैं, डिस्टेंस की जगह पे आप लिख देते हैं डिस्टेंस 1। तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, अब ये वाला वेरिएबल पहले से मौजूद नहीं है, तो ये प्रोग्राम हमें क्या कहेगा कि ये वाला वेरिएबल जो है वो मेरे पास है ही नहीं। वो यहाँ पे एरर दे देगा, नेम डिस्टेंस 1 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन डिस्टेंस। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है, हो सकता है हमने गलती से ये डिस्टेंस लिखना था तो ये लिख दिया, तो इस तरह का ये जो है एरर मैसेज आ रहा है। तो अगर आप लिखेंगे तो ये आपको उस वेरिएबल की वैल्यू दिखा देगा। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज के ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ साथ सबसे पहले हमने एक चीज अभी स्लाइड्स में डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, वो ये था कि हर वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप होती है कि इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर है। तो अगर आप डाटा टाइप देखना चाहते हैं तो एक फंक्शन होता है टाइप का। आप टाइप लिखें और उसके अंदर वेरिएबल, जिस वेरिएबल की आप डाटा टाइप देखना चाहते हैं उसको मेंशन करें। वो क्या करेगा, उसकी टाइप हमें बता देगा, और उसके बाद हम उस टाइप को प्रिंट करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर टाइप लिखी हुई आएगी। अच्छा, अब जो डाटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसमें फ्लोट भी है, वो नंबर भी है, वो अभी हम देखते भी हैं कि इस तरह टाइप्स का हमें क्या एडवांटेज है, या हमें उसे आइडेंटिफाई करने का क्या फायदा है, या हमें प्रोग्रामिंग में क्या एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर डिस्टेंस, इस तरह मैं 100 देता हूँ, वो मुझे बता रहा है ये स्ट्रिंग है। तो इसकी जो डाटा टाइप है वो अभी स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग जो डाटा टाइप्स हैं इसमें और इंटीजर में ये फर्क होता है कि इंटीजर डाटा टाइप के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आप उसको सम कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग्स के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन और सम है डिफरेंट तरीका से होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एंटर डिस्टेंस एक स्ट्रिंग है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये क्या मतलब करेगा। हम मैथमेटिक्स में जो है इसका कोई मतलब नहीं है कि इस स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर होगा। तो इसलिए हमें आमतौर पर जो अगर आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारा इनपुट होती है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि डिस्टेंस को मैं डिवाइड करूं 3 के साथ, तो मैं इसको देखना चाहता हूं क्या आंसर आता है। तो मैं इधर लिखूंगा डिस्टेंस डिवाइड बाय 3। अब हम इसको अगर कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैं लेट्स से 33 करता हूँ, मुझे पोटेंशियली ये आंसर आना चाहिए 11 आना चाहिए। और अब लेकिन वो कहेगा कि ये तो स्ट्रिंग है, आप उसको स्ट्रिंग को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी मुझे नहीं समझ आया कैसे करूं। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हम किसी स्ट्रिंग टाइप के डाटे को डिवाइड करते हैं। हालांकि हमने इंटीजर दिया है। यहाँ पे आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि हमने तो इंटीजर इधर एंटर किया है, लेकिन जो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो फिर ये हमें क्यों कह रही है आपने स्ट्रिंग एंटर किया। हमने तो कोई टेक्स्ट नहीं एंटर किया, हमने तो इंटीजर ऐड किया। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम इनपुट लेते हैं तो फिर ये मसला आता है। उस वक्त जो है ये हमेशा स्ट्रिंग की शक्ल में ही वैल्यू को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर डायरेक्टली 66 लिख दें और अब आप डिस्टेंस को 3 से डिवाइड करें, तो फिर ये मसला नहीं आएगा। यहाँ पे जो है वो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, अब वो इसका आंसर जो है वो आपको 3 से डिवाइड करके 22 रिटर्न कर देगा। तो अब देखिए कि ये इसने ठीक काम कर दिया। लेकिन जैसे मैं ये चीज यूजर से इनपुट करवाऊं तो इसकी जो डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। लेकिन जब मैं इसको वैसे इधर 66 लिख देता हूँ तो इसकी डाटा टाइप क्या बनती होती है, इंटीजर होती है। तो अब मैं अगर इनपुट करता हूँ और सेम मैं खुद से एंटर करने की बजाय यूजर से जो है वो एंटर करवाऊंगा, तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 66 और एंटर करता हूँ, वो कहता है ये अब स्ट्रिंग है, क्योंकि जब भी इनपुट का फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है वो हमेशा स्ट्रिंग की शक्ल में रिटर्न करता है। और फिर हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन नहीं होती। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनपुट लेंगे तो फिर हम इसको किस तरह डिवाइड कैसे करेंगे, तो वो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।